कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जहाँ तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वो ही रिश्ता हमारा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थीं। 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, यानी सीटों के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। हमने 1 अप्रैल से 20 मई तक यानी पीक चुनावी सीजन में पीएम मोदी के एक्स प्रोफाइल का एनालिसिस किया। इस दौरान उन्होंने कुल 1159 पोस्ट किए, जिनमें सबसे ज़्यादा 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 176 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें अपने पाले में कर पाई थी। यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहां कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। वहीं 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए इन इलाकों में अपनी सीटें छोड़ दी हैं, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि 219 में से 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर ही है। द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता लिखते हैं, कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़ों में उतनी की कटौती होगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 और सीटें भी जुड़ गईं तो ये बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा। और अगर वो 90 के आंकड़े पर पहुंच गई तो वो भाजपा को 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है। और कहीं से उसे 100 सीटें मिल गई तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में 106 सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने 100 सीटें जीती थी। कांग्रेस 6 पर ही सिमट गई थी। अगर इन सीटों पर 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 30 भी हो गई तो 24 नई सीटें बीजेपी के खाते से कट जाएंगी। योगेंद्र यादव समेत कई सेफोलॉजिस्ट कांग्रेस के लिए इसे असंभव नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीप की 45 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही है। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें आई थी। यहां कांग्रेस को कोई भी गेंद बीजेपी को झटका दे सकता है। 2019 में जिन 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, उनमें से 170 सीटों पर 2024 में कांग्रेस ने मजबूत अलायंस के साथ उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत 18 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की 170 सीटें शामिल हैं। यानी कांग्रेस के कुल 328 में से 170 उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। यानी कि बीजेपी साफ तौर पर जानती है कि कांग्रेस के किसी भी चुनावी फायदे से सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान ही होगा। इसलिए पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस पर इतने आक्रामक रहते हैं। इसके अलावा 3 और भी वजह हैं। पहली, सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को पैन इंडिया में टक्कर दे सकती है। कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है, कई राज्यों में पहले सरकार रही है, पार्टी का संगठन देश के लगभग हर कोने में है। बीजेपी इन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती है। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार बताते हैं, अगर बीजेपी का मुकाबला किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो अभी कांग्रेस ही है। 2014 और 2019 का चुनाव देखें तो समझ में आता है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है और
रीजनल पार्टियों की तुलना में कांग्रेस का जनाधार बड़ा है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, आज़ादी के बाद से कांग्रेस के सामने या तो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी या फिर जनसंघ। कम्युनिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस के से अलायंस कर अपनी रेलेवेंसी खो दी और अब मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बन गया है। वर्तमान में बीजेपी के बाद अगर देश भर में सांसदों, विधायकों और संगठन के लिहाज से कोई पार्टी मजबूत है तो वो कांग्रेस ही है। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 125 सीटें लाकर भी सरकार बना सकती है। वो कैसे, आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 250 से ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 125 से ज़्यादा सीटें पर्याप्त होंगी। रेवंत रेड्डी के इस बयान के पीछे तर्क है कि कांग्रेस 328 सीटों पर खुद और बाकी सीटों पर अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस 125 से ज़्यादा सीटें जीतेगी तो अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बनाने के लिए समक्ष हो जाएगी। इस हाइपोथेसिस के उदाहरण के तौर पर 2004 का चुनाव देखा जा सकता है। 2004 में कांग्रेस के पास 145 और बीजेपी के पास 138 सीटें थीं। कांग्रेस ने बीजेपी से महज 7 सीटें ही ज़्यादा जीती थीं और गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। रेवंत का इशारा है कि 4 जून को अगर आम चुनाव 2019 के रिजल्ट में कांग्रेस अपनी सीटों पर इजाफा करती है और करीब 125 सीटों का आंकड़ा छूती है तो अलायंस के सहारे कांग्रेस केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकती है। और तीसरी वजह यह है, तीसरी वजह की अगर हम बात करें तो बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि और कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान भी कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकती है। 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले जब उनकी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? फरवरी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है। इस पर शाह ने कहा था, भारत सरकार और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते बीजेपी का भारत के मुसलमानों के साथ वही रिश्ता है जो आम नागरिक के साथ होता है, मगर चुनाव में कौन वोट देता है ये भी देखना पड़ता है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। हाल ही में असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूं। जब तक देश में हिंदू मुस्लिम के कुछ मसले नहीं सुलझेंगे तब तक देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ना, हम तो करते। आप हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है। देश में हिंदू मुसलमान का फाउंडेशन में ही देश डिवाइड हुआ और हिंदू मुसलमान का बीच में देयर आर मेनी इश्यूज टू बी रिजॉल्व। जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होगा देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा, आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। बीजेपी नेताओं के ये बयान साफ इशारा करते हैं कि बीजेपी अपने कोर वोटर यानी कि स्वर्ण और ओबीसी पर ज़्यादा फोकस करती है। बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता मुस्लिमों से कतराते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेरते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इंक्लूजन की बात करती है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर मोहब्बत की दुकान नाम से पूरा कैंपेन चलाया था। कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस के एक साथ आने के बाद से अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही धाराएं हैं, एक और सेंटर तो दूसरी और लेफ्ट जो कांग्रेस और उसका अलायंस फॉलो करता है, जबकि दूसरी धारा है राइट या फिर नेशनलिस्ट
जो बीजेपी को फॉलो करती है। नेशनल लेवल पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होगा। बाकी रही सरकार बनाने की बात, वो तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।